हम तो कहते हैं बुलडोजर चलना चाहिए था प्रधानमंत्री की जीप के ऊपर, जिसने इतना बड़ा झूठ बोला। ये झूठ किसके इशारे पर बोला गया? पुलवामा अटैक से पहले खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में था कि जवानों पर हमला किया जाएगा। ईडी के अधिकारियों के बाप की ताकत नहीं थी कि उसी दिन ये क्रोनोलॉजी कैसे हो सकता है। और भारत की ईडी मोदी सरकार के इशारे पर, नरेंद्र मोदी के इशारे पर, अमित शाह के इशारे पर क्या हो रहा है, कैसे क्या क्या खबर से खबर को दबाने का षड्यंत्र है। मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं कि हमारे देश में चीनी जासूस पकड़े गए सीतामढ़ी बिहार में भारत नेपाल बॉर्डर पर शनिवार को 11 तारीख को। और जिस दिन भारत में चीनी जासूस पकड़े गए 11 तारीख को, ठीक उसी दिन ईडी ने राहुल गांधी को पेश होने का नोटिस जारी कर दिया। तो वो कौन स्लीपर सेल है ईडी में या भारत की सरकार में, किसके इशारे पर चीनी जासूसों की धरपकड़ को दबाने के लिए राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया? ये प्रमाणिक तौर पर पब्लिक डोमेन में है। और ठीक जिस दिन हमारे देश की खुफिया एजेंसियां चीनी जासूसों के साथ सोमवार को पूछताछ करती हैं, ठीक उसी दिन का समय राहुल गांधी को भी पूछताछ का दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि ईडी में और भारत सरकार में चीनी जासूसों को के मामले को दबाने के वाले लोग बैठे हुए। एक दूसरा, मैं राजधानी दिल्ली का जिक्र करता हूं। राजधानी दिल्ली के अंदर आप सब लोगों ने देखा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के रिश्वतखोर पार्षदों की पोल खोल होती है 15 अप्रैल को। और जैसे 15 अप्रैल को पोल खोल होती है, ठीक 16 अप्रैल को बगैर अनुमति के जहांगीरपुरी में एक जुलूस निकाला जाता है। और जुलूस निकालने पर फिर वहां पर दंगा कराया जाता है, ताकि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के रिश्वतखोरी करने वाले निगम पार्षदों का समाचार पर पर्दा डाला जाए। और मैं तीसरा जिक्र करना चाहता हूं, आज जो महत्वपूर्ण सवाल है, ये मैंने आपको बताया कैसी क्रोनोलॉजी है खबर से खबर को दबाने का षड्यंत्र। मैं भूपेंद्र रावत दावे के साथ कह सकता हूं, ईडी के अधिकारियों के बाप की ताकत नहीं थी कि उसी दिन ये क्रोनोलॉजी कैसे हो सकता है कि सीतामढ़ी में एसएसबी ने, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी कर्मचारियों ने, जवानों ने चीनी जासूसों को पकड़ा। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी की पैरवी नहीं कर रहा हूं। हमारे देश के अंदर डिजिटल लेन देन है, तमाम सुविधाओं से लैस है हमारे देश के अधिकारी। राहुल गांधी की ईडी के द्वारा जांच पड़ताल के बाद मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, एक भी कागज और ईडी को मिलने वाला नहीं है। लेकिन चीनी जासूसों की जासूसी को दबाने का षड्यंत्र है। अब आज की तारीख में क्या हो रहा है, भारत में कहा जा रहा है अनुबंध के आधार पर हमारे देश में सेना में जवानों की भर्ती होगी, ठेकेदारी व्यवस्था के तहत। इसको हमको और समझना पड़ेगा। मैं सिलसिलेवार कहता हूं, हमारे देश में, देश के अंदर घुस करके जवानों को मारा था 15 जून को। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 17 जून तक ये खबर नहीं मिली। जवानों की हत्या कर दी गई और 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग बिठा करके प्रधानमंत्री ने बोला था, न कोई घुसा है, न घुसाया है, न हमारी चौकी पर किसी का कब्जा है। मेरे दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, वो कौन है देश का गद्दार जो चीन के ताकतवर चीन के साथ एक जब चीनी सैनिक घुसते हो और भारत का प्रधानमंत्री यह शब्द बोलता हो, तो हमको सोचना चाहिए, जिस देश की सरकार को अपने देश की सीमा के अंदर घुसे हुए चीनी सैनिक नजर नहीं आते हों, जिस देश की सरकार को अपने ही देश के जवानों के हत्या, जो 20 जवानों के सर थे पड़े हुए, वो नजर न आते हों, और 76 जवान जो घायल हुए उनमें से एक की और शहादत हो गई, उसे नजर न आता हो। हमारे देश के अंदर दूसरा जिक्र मैं करना चाहता हूं, आप सब लोगों ने देखा हमारे देश के अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा 50 लाख लोग कोरोना में जान गंवा चुके हैं। भारत की सरकार 45 लाख और कम कर चुकी है आंकड़ा, उसको 45 लाख लोगों के 100 नहीं दिखे। हमारे देश के अंदर ऑक्सीजन के लिए कतारें लगी हुई थी। संसद के अंदर आपने देखा, कहा गया एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा है। तो ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरने वाले नहीं दिखते हैं, कोरोना से 50 लाख लोग मर जाते हैं, वो नहीं दिखते हैं।
नदियों में जो लाशें तैर रही थी अंतिम संस्कार के बगैर, वो नहीं दिखती है। हमारे देश को किस प्रकार की दृष्टि हमारे देश की मोदी सरकार के सोचना पड़ेगा। मैं तीसरा जिक्र करना चाहता हूं, पुलवामा का 13 फरवरी 2019 का जिक्र, जिस दिन हमारे देश में आतंकवादियों ने पुलवामा में 40 जवानों की हत्या कर दी थी। उस दिन का षड्यंत्र भी क्या था? गलवान घाटी का अकेला नहीं है। कौन सा कारण है कि नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला? अभी बुलडोजर चल रहे हैं देश के अंदर, तो हम तो कहते हैं बुलडोजर चलना चाहिए था प्रधानमंत्री की जीप के ऊपर, जिसने इतना बड़ा झूठ बोला। ये झूठ किसके इशारे पर बोला गया? और मैं कहना चाहता हूं आपके सामने, पुलवामा अटैक से पहले खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में था कि जवानों पर हमला किया जाएगा। फिर खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को ध्यान में रख करके आला अधिकारियों ने कहा हमारे जवानों को सुरक्षित ले जाने के लिए जहाज उपलब्ध कराओ। मोदी सरकार ने खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज की। मोदी सरकार ने आला अधिकारियों की जहाज की मांग को खारिज किया। और आपको बता दूं, 3700 जवानों को एक साथ सड़क पर उतारा गया जहां उनकी जान को खतरा था। और नरेंद्र मोदी उस दिन क्या कर रहे थे? नरेंद्र मोदी नौकायन कर रहे थे। तो बुलडोजर चलना चाहिए उस नौका पर, उस व्यवस्था पर चलना चाहिए बुलडोजर, जिसने खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज किया, जिसने आला अधिकारियों की मांग पर हवाई जहाज उपलब्ध कराने का मांग को खारिज किया। और एक ही दिन जिसने प्रधानमंत्री को बनवास भेजा, बुलडोजर उस पर चलना चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, अभी जो चीनी जासूस पकड़े गए, उन चीनी जासूसों में मैं आपको दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं, जो स्लीपर सेल का काम, एक इनका चीनी वो है मोबाइल बनाने की कंपनी, उसके नाम पर वो गेस्ट हाउस चल रहा है। और उस गेस्ट हाउस में मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, ये चीन के साथ में चीन का स्लीपर सेल ही नहीं, हमारे देश का ईडी में भी चीनी स्लीपर सेल के रूप में काम करने वाले लोग हैं। हमारे देश के अंदर नवंबर 2021 में सीडीएस बिपिन रावत ने कहा चीन हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। और दिसंबर में दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ हेलीकॉप्टर में सीडीएस रावत की हत्या हो जाती है। हम कह रहे हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए, जिन्होंने मिल करके सीडीएस की हत्या करवाई है। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, सीडीएस का हत्या इसलिए कराया गया, गलवान घाटी पर हमारे जवानों की हत्या के बाद प्रधानमंत्री ने तो कहा न कोई घुसा न कोई घुसाया है, न हमारी चौकी पर किसी का कब्जा है। लेकिन संसद के अंदर रक्षा मंत्री कहता है कि चीन का हमारी जमीन पर कब्जा है। तो दोनों में से संसद के अंदर झूठ बोलता है रक्षा मंत्री, तो रक्षा मंत्री को जेल में डाला जाना चाहिए। रक्षा मंत्री पे चलना चाहिए बुलडोजर। और रक्षा मंत्री ने अगर सच बोला तो बुलडोजर मोदी की जीप पर चलना चाहिए। मैं ये बात इसलिए भी कहना चाह रहा हूं आपसे, क्या कारण है? हमारे देश में 3 बड़े कारण हो सकते हैं। एक, भारत इतना कंगाल हो गया कि हम अपने देश की सेना को वेतन देने के ताकत में नहीं है, इसलिए ठेकेदारी व्यवस्था अनुबंध के आधार पर हम सेना में जवानों की भर्ती कर रहे हैं 4 साल के लिए। 4 साल। सवाल जवानों के जीवन का नहीं है, उनके भविष्य का नहीं है, हमारे देश की सीमा को, सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है मोदी सरकार। और ये चीन के साथ मिली भगत के कारण हो रहा है। अग्निवीरों के बारे में बोलिए। मैं बोलूं 4 साल के लिए, 4 साल बाद वो क्या करेंगे वो जवान? अभी उन्हें कहा जा रहा है वो अग्निवीर होंगे। और ये प्रचार किया जा रहा है कि हमारे देश की सेना कमजोर है, उसमें युवा लड़के रहने चाहिए। ये जानबूझकर षड्यंत्र के तहत हमारे देश की हिफाजत कर रहे पिछले 75 साल से जो जवान है, हमारे सेनाओं का अपमान किया जा रहा है। यह भी षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। वो कौन ताकत है जो हमारे देश की 12 लाख जो सेना है उसका अपमान करके उसे कमजोर बताने का षड्यंत्र किया जा रहा है योजनाबद्ध तरीके से। अगर देशवासियों, हमारा देश आज कंगाल हो गया, तो क्या हमारे पास देश की हिफाजत के लिए सैनिकों को वेतन देने की हैसियत नहीं है क्या? तो नहीं है। तो पूछो नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी ने 3 गुना महंगी कीमत पर पेट्रोल, डीजल, गैस बिकवाकर जनता को लुटवाया। 26 लाख करोड़ रुपए, वो पैसा कहां गया? पूछो मोदी से। एक सरकारी संस्थान जो तुमने नीलाम कराया, वो पैसा कहां गया? पूछो मोदी से। देश दुनिया का वो कौन सा देश है जहां से कर्जा लेकर नहीं आया? वो कर्जे की रकम कहां गई? पूछो मोदी से। एक और
हिसाब भी वो पीएम केयर्स अब तो उनका अपना व्यक्तिगत वो बन गया, धरोहर बन गई। प्रधानमंत्री हमारे देश में कोरोना महामारी के लिए मदद मांगते हैं, पीएम केयर्स हर सबको लगा था सरकार का होगा, लेकिन हाई कोर्ट में बताया गया कि वो निजी है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हमारे देश की सीमा की रक्षा के लिए सैनिक और सिपाही होते हैं। योजनाबद्ध तरीके से हमारे देश की सेना को कमजोर और खत्म करने का षड्यंत्र करके उनका नाम अग्निवीर रखा जा रहा है। ये पिक्चर की रिलीज करना है क्या मोदी? ये कोई पिक्चर बन रही है क्या, फिल्म बन रही है? हमारे देश में देश के सम्मान के लिए देश के सिपाहियों के आगे पूरा देश नतमस्तक होता है। ये अग्निवीर क्या शब्द होता है? ये अग्निपथ क्या होता है? हम अग्निवीर अग्निपथ नहीं, पर मैं एक बात आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, हमारे देश में जो हमारे पूर्वज थे, हो सकता है उनको किताबी ज्ञान कम रहा हो, लेकिन उन्होंने देश के साथ गद्दारी करने वाले ऐसे आरएसएस के किसी संगठन को कभी सत्ता नहीं सौंपी थी। और आज हमारे पास किताबी ज्ञान है और आज देश इस दशा में पहुंच गया कि पूरे देश पर आप देख लीजिएगा देश का हर व्यवस्था को। और मैं फिर कहना चाहता हूं, जिस मोदी सरकार से बहुत अपेक्षाएं थी, आज़ादी के 66 वर्ष बाद बना था 2013 में भूमि अधिग्रहण का कानून, उसकी अच्छाइयां मैं बताना चाहता हूं। क्या क्या किया है मोदी ने? उस कानून को बदली करने के लिए अध्यादेश जारी किया। 66 साल बाद जो कानून बना उसकी खूबसूरतियां भी जरा मैं आपको बताना चाहता हूं। एक हमारे देश में 80 से 85% लोगों की, किसानों की लिखित सहमति के बगैर उनकी जमीन नहीं ले सकते थे। हमारे देश में खेती हर मजदूरों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान था। हमारे देश में बहुफसली खेती, ताकि देश में खाद्यान्न संकट पैदा न हो, सिंचित और बहुफसली खेती को अधिग्रहण पर रोक थी। पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का आकलन और निदान की गारंटी थी। हर जमीन पहले ली गई हो और उस पर प्रोजेक्ट शुरू ना किया जाए, 5 साल में वापसी करने का प्रावधान था और देश के सारे कानूनों को उसमें शामिल करने का मामला था। क्या किया मोदी ने? हमारे देश के अंदर विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको बोलते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र, वो लाखों लाख एकड़ जमीनें जो आज मुकेश अंबानी और तमाम बड़े बड़े घराना अदानी के पास शेष हैं, ये सारी जमीनें जब्त होनी थी। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, हमारे देश में सरकारी संस्थान खड़े करने वाली व्यवस्था थी, चाहे वो सेना हो, चाहे वो बैंक हो, तमाम चीजें मैं गिनती नहीं कराऊंगा, लंबी लिस्ट हो जाएगी। उन्हें देश में गद्दार बताया जा रहा है और जो हमारे देश के एक एक सरकारी संस्थान को नीलाम कर रहा है, बेच रहा है, उन्हें देश का वफादार बताया जा रहा है। जो हमारे देश की सैनिक और देश की सुरक्षा और देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसे देश का सबसे बड़ा बलवान बताया जा रहा है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप एक बात गांठ खोलकर सुन लें कि जिन सरकारों ने देश में सरकारी संपत्तियां अर्जित की है, वो देश की संपत्तियां हैं। और जो आज नीलाम कर रहे कंपनियों के हवाले, अदानी की कंपनी, अंबानी की कंपनी, टाटा की जो संपत्ति है वो देश की संपत्ति नहीं है। भूपेंद्र रावत की जो संपत्ति, देश की संपत्ति नहीं है। देश की संपत्ति होती है जो सरकारी संपत्ति है। जैसे मैंने कहा कि पीएम केयर सरकारी संपत्ति नहीं है, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रमाणिक तौर पर पीएमओ ने कहा है। क्या सवाल कर रहे हैं सर? जिस तरीके से अग्निपथ को लेकर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, ट्रेनें जलाई जा रही, क्या कहना चाहेंगे सर? ये गलत हो रहा है ना? मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं। मैं युवाओं से अपील करता हूं, यह भी एक षड्यंत्र के तहत जानबूझ करके आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का षड्यंत्र है। देश में पिछले 8 साल में मोदी राज में कहीं पेपर लीक होने का मामला होता है, कहीं कुछ और मामला होता है, ताकि मामले खटाई में पड़ जाएं। आप सब लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का षड्यंत्र है। और षड्यंत्र क्या है? षड्यंत्र यह है ताकि आप पर मुकदमे बन जाए और आप फौज के लायक न रहे। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, आप देश की संपत्ति है रेल, देश की संपत्ति है बसें, देशवासियों की संपत्ति है गाड़ियां, इनको नुकसान न पहुंचाएं। एक अपील मैं आपसे करता हूं, हमारे देश में लोकतंत्र में ताकत होती है। आप अपने अपने क्षेत्र के विधायक और सांसद से कहें वो अविश्वास प्रस्ताव लाए मोदी सरकार के खिलाफ, और जो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाता है उससे आप जबरन इस्तीफा ले। ये काम देश के युवाओं को करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे अपील करता हूं, आप किसी प्रकार की आगजनी ना करें। हाँ। सर, आप कह रहे हैं कि सरकार जो है षड्यंत्र रच रही है, तो युवा आक्रोश अपना जो है प्रदर्शन के तौर पर भी अपना दिखा सकते हैं। आगजनी करना, हिंसा करना कहाँ तक सही है? नहीं, हम खिलाफ हैं। जो आपका सवाल है,
मैं तो देखिए, मैं तो गांधी को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो बाबा साहेब को मानने वाला व्यक्ति हूँ, शहीद आजम भगत सिंह अशफाकुल्लाह का सम्मान करने वाला व्यक्तियों में से हूँ। आपने जो कहा, हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हम आपको बताते हैं कि अहिंसा से बड़ी कोई ताकत नहीं है। मैं एक बात फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, 1857 में बड़ी शस्त्र क्रांति हुई थी देश के अंदर। अगले 60 साल तक अंग्रेजों का राजपाट कायम भी रहा, विस्तार भी होता रहा उनके राजपाट का। और 1917 में गांधी आए, अहिंसा के पुजारी, और 30 साल में देश को आज़ादी मिली। मैं ये मानता हूँ, युवाओं से मैं अपील करता हूँ, अहिंसक तरीके से आप अपने अपने क्षेत्र के सांसद विधायकों को, और ये युवाओं का मामला नहीं है। मैं सुन रहा था कहीं कि सरकार और पुलिस कह रही है इनमें असामाजिक तत्व। मैं देशवासियों से अपील करता हूं, ये चीन के साथ मिली भगत करके 2007 से आरएसएस का पूरा कुनबा चीन के टुकड़ा पर पल रहा है, और चीन के साथ मिली भगत करके हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के लिए हमारे देश में फौज को भी अनुबंध पर रखने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये किसी भी कीमत पर यह लागू नहीं होना चाहिए। और मैं युवाओं से अपील करता हूं, अभी क्या बताया जा रहा है, कहा जा रहा है आपको 12 लाख रुपये मिलेगा। अरे भैया एक बात बताओ, मैं भूतपूर्व सैनिकों से और सेना में जवान है उनसे बात करता हूं, एक रैंक और एक पेंशन खत्म करने का भी षड्यंत्र है ये। योजनाबद्ध तरीके से मोदी सरकार पहले अनुबंध पर सिपाहियों को रखेगी, और उसके बाद फिर अनुबंध पर सिपाही रखने के बाद धीरे धीरे आगे चल करके आपको न रैंक होगा, न पेंशन होगा, न सिपाही होगा। अब क्या कहा जा रहा है, अग्निवीर। अग्निवीर का क्या मतलब होता है? सर अभी स्टेट गवर्नमेंट तो कह रही है ना कि जैसे ही 4 साल खत्म होंगे हम आपको रखेंगे सीआरपीएफ के लिए। एक मिनट, अगर सीआरपीएफ में कोई सरकार कह रही है तो आज जो वैकेंसियां हैं भारत में पहले उन्हें भरा जाए। सरकारें कह रही हैं, नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ का रोजगार देने का बात किया था। मोदी सूची बताएं, 16 करोड़ लोगों को कहां रोजगार दिया। अब मोदी 10 लाख पर आ गए। और आगे चलकर जो सरकारें कह रही हैं, सरकार क्या कह रही है उसको छोड़ दीजिए, हमारे देश के अंदर जो वैकेंसियां हैं उन्हें फुलफिल करो। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं, ये निकम्मी और नालायक सरकार कह रही है हम पहले फौज में भेजेंगे फिर वहां भेजेंगे। अरे भैया, अगर आपको पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती करना है तो मना किसने किया, उसकी भर्ती निकालो और करो। सवाल वो नहीं है, षड्यंत्र ये है। अभी राजनाथ सिंह ने कहा था उत्तर प्रदेश के चुनाव में गोंडा में भर्ती होगी, भर्ती होगी, भर्ती होगी। अनुबंध के आधार पर भर्ती की जा रही है। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये देश ऐसी दशा में पहुंच चुका है, जब चीनी जासूस पकड़े जाते हो तो ध्यान भटकाने के लिए, खबर दबाने के लिए राहुल गांधी को नोटिस जारी किया जाता है। पूछताछ के लिए चीनी जासूसों के साथ पूछताछ हो तो राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। दिल्ली में अगर रिश्वतखोर पकड़े जाएं भाजपा और आम आदमी पार्टी के तो दंगा कराया जाता है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, हमारे देश की सुरक्षा को दांव पे लगाने के लिए चीन के साथ समझौता करके अनुबंध पर सेना में भर्ती करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। अच्छा, कई भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष जो है बरगला रहा है, जैसे किसानों को बरगलाया था ऐसे युवाओं को बरगला रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश में आजादी के 66 वर्ष बाद बना भूमि अधिग्रहण कानून हमको समझ आए, सरकार को समझ नहीं आया। हमारे देश में नोटबंदी की बात की थी, मोदी ने कहा था आज के बाद नकली नोट नहीं चलेंगे। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, 85% नकली नोटों में 2500 के नोटों की संख्या है। हमारे देश में टैक्स पद्धति देश को बर्बाद कर दिया, नोटबंदी से बर्बाद कर दिया, हर भूमि अधिग्रहण कानून बना उसे खत्म कर दिया। हमारे देश में अंदर हमारे देश की आत्मा है ना कहने की आज़ादी। अभी तो मैं एक और सवाल कर रहा हूं, ये जितने बुलडोजर वाले बाबा थे अपने बाप की औलाद है, तो जिन युवाओं ने ट्रेन फूकी है, बस फूकी है, कोई नुकसान किया है, जरा बुलडोजर चला के दिखाई दो। अब दुनिया में पता लग गया कि बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की संपत्ति पर चलता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज तो बधाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि उनकी मां को 100 साल हो गए, 100 साल की हो गई। रोड का नाम भी तो रुको, पर सोशल मीडिया में एक और बात आ रही है। कोरोना काल में मोदी ने कहा था कि 1918 में मेरी नानी मर गई थी कोई किसी फ्लू से। अब 1918 में मोदी जी की नानी मर गई थी और 2022 में उनकी माँ 100 साल की, तो नानी जिंदा थी तब तो माँ पैदा हुई होगी। अब माँ मर गई, इनकी माँ की माँ मर गई 2000, कोई और उठा लो भाई। इनकी जो माँ है
उनकी माँ की डेथ हो गई 1918 में, और आज 2022 में उनकी माँ 100 साल की हो गई। इस हिसाब से देखा जाए तो मोदी जी की माँ 105 साल की होनी चाहिए। या तो वो जानबूझ के 5 साल कम बता रहे हैं, और मरते समय भी मोदी जी की नानी ने बच्चा पैदा, एक मिनट, नहीं, अरे मैं पूछ रहा हूँ, आज 100 साल की पर बता रहा हूँ। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, हमारे देश में अवैध, जिसको बताया जाता है, यहाँ खोड़ी गांव यहाँ पर टूटा है, 10,000 घर तोड़े गए। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, 5800 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया, और उनमें 5100 से ज़्यादा लोगों के कागजात सही पाए गए, और 1009 को ही विकल्प के रूप में पुनर्वास की बात हो रही है। आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन हो रहा है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का आदेश का उल्लंघन, हमारे देश में संविधान को तार-तार करने का षड्यंत्र, हमारे देश की सुरक्षा को दांव पर लगाने, सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने और देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का षड्यंत्र करके अनुबंध पर सैनिकों की तैनाती की बात हो रही है। जी अच्छा सर, अभी इसको 21 साल उम्र थी, इसको 23 कर दिया गया, और 4 साल को 5 साल भी कर दिया गया है, तो क्या सरकार इसको वापस भी ले सकती है? तो नहीं, एक बात थोड़ा सुनिए। पहली बात तो ये है कि ये प्रयोगशाला देश की सुरक्षा को लेकर के मोदी जो कर रहे हैं, मैं फिर कहना चाहता हूं, ये एक रैंक एक पेंशन को खत्म करने का षड्यंत्र है, हमारे देश की सेना को अपमानित करने का षड्यंत्र है, देश के युवाओं से खिलवाड़ करने का षड्यंत्र है, और देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने का षड्यंत्र है। ये 4 चीजें क्या बात कर दी मोदी ने। कोई इनकी वो क्या कहते हैं, आरएसएस की वो जो शाखा है, वो है क्या ये? हमारे देश की सुरक्षा और सेना के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं देश के भूतपूर्व सैनिकों से भी अपील करता हूं, मैं देश के किसानों से, देश के आम इंसान से अपील करता हूं, उठ खड़े हो जाओ, और हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का खिलवाड़ करने वाली मोदी सरकार जो चीन के इशारे पर कर रही है, इसे सत्ता से बेदखल करने के लिए, और जो चुने हुए सांसद और विधायक हैं, उन सबों से मैं अपील करता हूं कि आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएं। अपनी अपनी विधानसभा में जो सरकारें देश की सुरक्षा व्यवस्था को अनुबंध के आधार पर देखना चाहती हैं, वो प्रस्ताव लाए मोदी के पक्ष में। और जो राज्य सरकारें खिलाफ हैं, मैं युवाओं आपसे अपील करता हूं, जो राज्य सरकारें देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती हैं, वो अपनी अपनी विधानसभा में भी प्रस्ताव लाएं कि वो देश की सुरक्षा के साथ में और देश के युवाओं के साथ में खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, कई भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो इसका फायदे भी गिनवा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी ट्वीट करके कह रहे हैं कि युवाओं को नया आयाम प्रदान करेगी ये योजना। क्या नया आयाम प्रदान करेगी? एक बात बताओ, वो बाबा बेचारा मठ चलाने वाला, मठ में तो धन बहुत आता है, तो मठ में धन आता है तो बाबा को तो लाभ है ही है, बाबा को तो नुकसान है नहीं। बाबा तो मठ में बैठेगा तो पैसा, बाबा सीएम की कुर्सी पर तो पैसा, बाबा ने कोई ठेका दे दिया तो पैसा। आप समझ रहे हैं? आप जो बाबा की गिनती कर रहे हैं, देखिए मैंने पहले भी जिक्र किया था, आज मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं, जो राम का नाम लेकर सत्ता में आए, उन्होंने सत्ता में वापसी के लिए 2019 में बताया कि राम अपने बाप की औलाद नहीं है। मैंने जब ये जिक्र किया तो कई लोग मीडिया में मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। मैं कायरों की तरह बात नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जान जाने की चीज़ और मौत आने की चीज़ है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो राम को भी हराम का बता सकते हो, वो देश के साथ क्या क्या खिलवाड़ नहीं कर सकते। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, इनके बाप की ताकत नहीं है चीन बोलने। चीन बोला CDS बिपिन रावत ने और मारा गया। चीन के टुकड़ों पर पलने वाली व्यवस्था हमारे देश को कमजोर कर रही है। मैं जब तक रहूंगा इस बात को डंके की चोट पे कहता रहूंगा। हाँ जी सर, मतलब बात हो रही थी अग्निपथ पे, तो अग्निपथ की बात कर रहा हूं मैं। अग्निपथ का हिस्सा है देश की सुरक्षा व्यवस्था में अनुबंध के आधार पर सैनिकों की तैनाती करना चीन के साथ मिली भगत का षड्यंत्र है, ताकि हमारे सैनिक और सेना कमजोर रहेगी। चीन को हमारे ऊपर कब्जा करने में हम 15 दौर की वार्ता हो चुकी है। गलवान हमले के पहले से लेकर अब तक 15 बार भारत की सरकार गिड़गिड़ा चुकी है कि भैया वापस जाओ, चीनी जहां कब्जा करके बैठे हो, लद्दाख से लेकर के डोकलाम तक कब्जा करके बैठा हुआ चीन ने अपने पूरे सिस्टम बना दिया। आपको मालूम है कि नहीं, पेंगोंग झील पर पुल बना चुका है चीन। इन सब मामलों से ध्यान भटकाने का, अरे भाई हमको ताकतवर बनना था, आप कमजोर कर रहे हैं। आप एक मिनट सुनिए, आप कह रहे हैं कि सेना को, मैं कह रहा हूं सेना को कमजोर करने का षड्यंत्र है। सेना खत्म,
सिपाही शब्द खत्म, अग्निवीर और अग्निपथ। व्हाट इज दिस यार? हमारे देश की सेना का अपमान किया गया। मैं दोबारा कह रहा हूं, कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि साहब सेना में मनोबल की बात है, कारगिल में तब युद्ध लड़ा गया, युवाओं की बात थी। वहां मेरा रिश्ते में भांजा लगता है, उस युद्ध का हिस्सा था। उसने मुझे बताया, मामा अगर बोफोर्स तोप नहीं होती तो हम कारगिल का युद्ध नहीं जीत सकते थे, क्योंकि और कोई तोप हमारे पास ऐसे। एक मिनट सुनो, पहले सुनो भैया, सुना भी करते हैं। बोफोर्स तोप ऐसी तोप है जो कंधे पे ले जा करके वहां पर ऊपर जा करके गोले दागने में हम कामयाब रहे, और कोई हथियार हमारे पास नहीं था जिससे हम जीत पाते। जो तुम सवाल कर रहे बार बार, मैं फिर कह रहा हूं कि अनुबंध के आधार पर देश में सैनिकों को तैनाती चीन के साथ मिली भगत का षड्यंत्र है, और देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने और ताकि चीन का गुलाम बन जाए भारत, उस ओर ले जाने का षड्यंत्र है। थैंक यू। यार ये सुनो, ये मैंने ये जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कहाँ मामला है? नहीं, ऑफ द टॉपिक हो गया था। ऑफ द टॉपिक कहाँ हुआ? अरे सुरक्षा का मामला। सीएम योगी का सवाल है, आपने चीन का आंसर दिया था, इसलिए मैं अरे कह रहा छोड़ो, था कि चीन का आंसर दिया तो ठीक है ना भाई। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।